प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आज से हम हिंदी की जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक है वह कृतिका नाम से है। और उस कृतिका जो कि पुस्तक है वो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आती है, क्योंकि हम क्षितिज भाग 2 नामक जो मुख्य पुस्तक थी उसके सभी पाठों के जो सारांश है, उसके जो संभावित प्रश्नोत्तर हैं, सटीक जो उनके उत्तर हो सकते हैं, उनके बारे में हमने वीडियोस देखे। इसके पश्चात आज हम कृतिका नामक जो पूरक पुस्तक है उसका जो प्रथम पाठ आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उस प्रथम पाठ के शीर्षक पर आधारित जो पाठ का सारांश है और उसका जो क्रमिक सारांश हो सकता है, जैसे जैसे हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका क्या क्या सारांश यहाँ पर आता है, उस क्रमिक सारांश को हम देखेंगे। साथ ही विद्यार्थियों देखेंगे कि किस प्रकार से जो आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के जो संभावित उत्तर हैं उन पर भी चर्चा करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम पाठ शुरू करने वाले हैं उस पाठ का शीर्षक है माता का आंचल, अर्थात माता की गोद। कहने का तात्पर्य यह है कि जब चाहे एक बालक के जीवन में पिता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होता है, फिर भी माता की जो गोद है वो हमेशा अपने बच्चे के लिए खुली रहती है और उस गोद में जाकर के बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया, जो कि शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखित है, उसी देहाती दुनिया नामक उपन्यास का एक अंश आपकी पाठ्यपुस्तक में माता का आंचल नामक पाठ बनकर के आया है। तो विद्यार्थी आइए इस पाठ का, माता का आंचल, इस उपन्यास के अंश का हम पाठ का सारांश देखते हैं। तो आइए पहले विद्यार्थियों, यहाँ हम पाठ के शीर्षक पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ विद्यार्थियों कहा गया है माता का आंचल, अर्थात कहने का तात्पर्य है माता की गोद। विद्यार्थियों, यहाँ अचल जो शब्द है वो आंचल से मिलता जुलता शब्द है। विद्यार्थियों, यहाँ अचल गोद को कहा गया है। जो जिस प्रकार से माता का जो आंचल है वो सभी प्रकार से महफूज होता है अपने बच्चे के लिए, तो किस प्रकार से एक संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया ये उपन्यास है। और हिंदी का ऐसा प्रथम उपन्यास कहा जाता है जो आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ स्मरण शिल्प में लिखित हिंदी का ये पहला उपन्यास माना जाता है। आत्मकथात्मक शैली में लिखित ये उपन्यास माना जाता है। तो विद्यार्थियों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके शीर्षक पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि आंचल, यानी कि आंचल कहते हैं विद्यार्थियों एक ऐसा क्षेत्र और ऐसा भूखंड जिसकी अपनी कोई संस्कृति हो, अपनी कोई भाषा हो, लोक जीवन हो, अपनी उसकी कोई भौगोलिक संस्कृति हो और जिसकी बहुत सारी समस्याएं हों। तो विद्यार्थियों, यहाँ जो माता का आंचल जो पाठ है वो माता की मानी जाने वाली जो गोद है उससे लिया गया है। लेखक शिवपूजन सहाय अपने बचपन के चरित्र को, अपने बचपन में भोगे हुए जिस वातावरण को यहाँ पर प्रस्तुत करता है, तो वो इस पाठ के माध्यम से, उपन्यास के इस खंड के माध्यम से बच्चों प्रस्तुत करता है। यहाँ अंचल का मतलब होता है विद्यार्थियों, यहाँ प्रस्तुत अर्थ में कि एक ऐसा क्षेत्र विशेष को कहते हैं जिसकी अपनी कोई संस्कृति हो, भाषा हो, लोक जीवन हो, भौगोलिक स्थिति हो और समस्याएं हों। यहाँ दूसरे अर्थ में विद्यार्थियों अंचल का अर्थ दुपट्टा भी होता है, किनारा भी होता है, तलहटी भी होता है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ जो अर्थ निकलेगा वो क्षेत्र विशेष का अर्थ यहाँ पर निकलता है। आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं पाठ को। प्रिय विद्यार्थियों, 1926 में एक दौर आया था, तब देहाती दुनिया नाम का जो उपन्यास था शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखित, उससे हिंदी का पहला यानी कि प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक यानी कि क्षेत्र से संबंधित, यानी कि अंचल से संबंधित जो उपन्यास माना जाता है। स्वर्ण शिल्प में लिखा गया ये पहला आंचलिक उपन्यास है। ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण भाषा में किया गया है, यानी कि ग्रामीण शब्दावली की जो शब्द हैं वो यहाँ पर आए हैं। अंचल का अर्थ यही होता है कि उसकी एक विशेष भाषा होती है, उसी भाषा से शब्दों को लेकर के यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उन्हीं शब्दों का यहाँ पर हमको चीज़ें समझाई गई हैं, उनका अर्थ समझाया गया है।
तो शहर की चकाचौंध से जो दूर गांव की जो जीवन शैली है उसको सहजता से प्रस्तुत करने का कार्य यहाँ पर, आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करने का कार्य यहाँ पर लेखक के द्वारा किया गया है। विद्यार्थियों, जैसे कि हम पाठ का जो क्रमिक अंश है, क्रमिक जो सारांश है उसको देखते हैं, तो सबसे पहले एक पंक्ति उसमें दी हुई है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग। जहाँ लड़कों का साथ होता है, युवाओं का साथ होता है, वहाँ मृदंग बजते हैं, अर्थात वहाँ पर प्रसन्नता होती है, वहाँ हर्ष उल्लास का वातावरण होता है। तो तहाँ जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ तहाँ खर्चे का तंग, अर्थात जहाँ जीवन की जो गंभीर समस्याएं हैं उन पर चर्चा करते हुए यदि बुजुर्गों का साथ होता है तो वो अपने दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उन पर वो संघर्ष को चित्रित करते हुए, उन पर विचार करते हुए, जीवन के खर्चों पर चर्चा करते हुए वो पाए जाते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों एक प्रश्न बन जाता है इसी पंक्ति से, इसी काव्य पंक्ति से, कि जहाँ लड़कों का संग होता है, अर्थात ऐसे पूछा जा सकता है कि मृदंग कहाँ बजते हैं। इसी पाठ के आधार पर बताइए। तो पहली ही पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि जहाँ लड़कों का संग होता है, लड़कों का साथ होता है, वहाँ मृदंग बजते हैं, अर्थात हर्ष उल्लास का वातावरण होता है। वो हंसी ठिठोली आपस में किया करते हैं। तो ये उन युवाओं के साथ में रहने का यहाँ पर जो कारण है, जो युवाओं के साथ में रहने की जो स्थितियां हैं वो जो उत्पन्न होती हैं, उनके साथ में रहकर किस प्रकार का वातावरण वहाँ निर्मित होता है, तो वहाँ यहाँ पर बताया गया है। विद्यार्थियों, पाठ में इसके बाद में लेखक अपने पिताजी की जो दैनिक दिनचर्या है उसको लेकर के और यहाँ पर कुछ विवरण प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि वो ग्रामीण जीवन में आज भी माँ को मैया कहा जाता है। तो यहाँ पिताजी को लेखक के द्वारा क्या कहा गया है? बाबूजी कहा गया है। और माता को यहाँ पर क्या कहा गया है? मैया कहा गया है। देखिए, वहाँ उनका जो दैनिक जनजीवन है, दैनिक जो दिनचर्या है, वो पिताजी की यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और कहा गया है कि उनके जो पिताजी थे लेखक के, वो तड़के उठ कर के, सुबह जल्दी उठ कर के नहाते और पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। वो अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के नहा करके पूजा पाठ करने के लिए वो बैठ जाते थे। लेखक के बारे में बताया गया है कि लेखक जब बचपन में था तो उसका अधिकतर समय पिताजी के साथ ही बीतता था और रात के समय वो पिताजी के साथ ही सोया करते थे। बाहर घर के बाहर जो बैठक थी उसमें वो सोया करते थे। उसके साथ साथ जो पिताजी है उस समय उस अपने बच्चे को, अर्थात लेखक को अपने साथ ही जगाते और नहला धुला करके अपने साथ ही उसको पूजा में बैठा लेते थे। और इसके बाद में वो भभूत लगाई जाती। भभूत का अर्थ होता है विद्यार्थियों राख। तो पूजा के जो काम में आने वाली जो अगर और उनके से उत्पन्न जो राख होती है उसको भभूत कहा गया है। तो उस भभूत को लगवाने के लिए बेचैन हो जाता था वो बचपन में जो लेखक है। तो तिलक लगाने हेतु वो तंग करता था। लेखक के लिलार पर त्रिपुंड यहाँ पर शब्द आया। विद्यार्थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ललाट पर जो या तो आड़ी 3 रेखाओं से या अर्धचंद्राकार जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको त्रिपुंड का तिलक कहा जाता है। तो यहाँ लेखक का पिता है वो भभूत का त्रिपुंड लगाता और जब वो त्रिपुंड लगाता तो वह त्रिपुंड और जो भभूत है वो उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर, उसके ललाट पर खूब खुलती थी, अर्थात अच्छी लगती थी। यहाँ पर लेखक का भी चित्र बताया गया है कि लेखक अपनी प्रारंभिक अवस्था में बचपन में किस प्रकार से उनकी छवि थी। तो उनके सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने के से लेखक खासा बम भोला जैसा लगता था, शिव शंकर जी जैसा लगता था। पिताजी ने प्यार से उसे एक नाम दिया था, वो था भोलानाथ। तो बचपन में विद्यार्थियों लेखक शिवपूजन सहाय को उनके जो पिताजी है वो किस नाम से संबोधित करते थे? तो यहाँ विद्यार्थियों बताया गया कि वो भोलानाथ के नाम से उसको संबोधित करते थे। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर ये भी बताया गया कि लेखक का जो वास्तविक नाम था वो तारकेश्वरनाथ था। लेखक पिताजी को बाबूजी कहता और माताजी को मैया कहता। पिताजी जब रामायण का पाठ करने लगते तो लेखक बगल में बैठकर अपना मुंह आईने में देखा करता था। वहाँ एक पूजा घर के पास में आईना लगा हुआ था। तो बच्चों की जैसी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो जब पिताजी पाठ करते तो बच्चा है वो आईने में अपना मुंह देखा करता था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद में क्या करता था, एक रामनामा बही थी
जिसमें लगातार जो नाम लिखने की प्रवृत्ति लेखक के पिताजी की थी और 1000 बार वो अपना नाम उस रामनामा बही में लिखते थे और उस रामनामा बही के साथ में उन 1000 नाम लिखे हुए राम के नामों को वो अपनी उसी पोथी के साथ में बांध देते थे। फिर प्रक्रम आता था कि उन 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते और उन टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बना करके और उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते थे और मछलियों को उस आटे की बनी हुई गोलियों को वो खिलाने के लिए गंगा जी की तरफ चल पड़ते थे। उस वक्त लेखक पिताजी के कंधे पर विराजमान होते थे। जब वो गंगा जी में उस आटे की बनी हुई उन गोलियों को लेकर के जाते थे तो उस समय भी जो बालक भोलानाथ थे यानी कि शिवपूजन साय का जो बचपन का नाम वो थे, तो वो कंधे पर बैठे हुए रहते थे और जब वो वापस आते थे तो रास्ते में झुके हुए पेड़ पड़ते थे, उनकी डालियों पर उनको झूला झुलाने का वो काम करते थे। यहाँ रास्ते में जब आ रहे हैं घर की तरफ तो रास्ते में आते आते एक कार्य और उनके मध्य में दोनों बाप बेटों के मध्य में हुआ करता था, वो था कुश्ती का लड़ना। यानी कि उस समय जो लेखक है उसके जो पिताजी हैं उसको मित्रवत व्यवहार करते थे और पिताजी कुश्ती लड़ते थे दोनों पिता पुत्र। शिथिल होकर पुत्र बल को बढ़ावा देने के लिए पिताजी उतान लेट जाते थे यानी कि पीठ के बल लेट जाते थे और उस समय पुत्र जो था वो छाती पर चढ़कर उनकी पिताजी की लंबी लंबी मूँछों को खींचते थे और उखाड़ने लगते थे और जब हंसी के बल पर और वो हंसी प्रदर्शित करते थे और ये कहते थे वो दोनों गालों पर एक मीठा चुम्मा एक खट्टा चुम्मा, इस प्रकार से उसमें चित्रण किया गया है। तो वो इस प्रकार से हंसी टिटोली के बीच में अपना जो बच्चा है अपना उसका जो पुत्र है जो लेखक के रूप में है उसको वो बहुत दिलचस्प जो चीज़ें हैं उसके दिलचस्प हंसी टिटोली के साथ में वो ये उनका बचपन वो बितवा रहे थे। तो यहाँ पिता द्वारा बनावटी रोना किया जाता था मूँछों के खींचने पर और पुत्र द्वारा खिल खिल कर हंस पड़ना यहाँ पर चित्रित किया गया है। आगे विद्यार्थियों माँ की ममता के बारे में लेखक ने बताया कि उसकी माँ की जो ममता है वो किस प्रकार से पूरित होती है। जब पिताजी के साथ में वो बच्चा लेखक रूप में था वो भोजन करने बैठता था और माँ जो थी उसे और खाने के लिए हट करती थी। जब वो एक बात भी कहती थी उसकी माँ कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, यानी कि जब बच्चा ज़्यादा खाता है तो वो उसका जो संसार में स्थान है वो बड़ा होगा। तो यहाँ खेल और बातों के बहाने और अधिक दही भात खाया जाता और जैसे वो प्रेरित करती कि जब इसको कोई चिड़िया लेकर के उड़ जाएगी नहीं तो खा जाए, इस प्रकार से दही और भात यानी कि चावल वो अपने बच्चे को और खिलाती थी। इसी खेल खेल में वो बच्चा जो लेखक है भोलानाथ है वो और अधिक भोजन करने लगता था। तो सिर पर सरसों का तेल उस माँ के द्वारा लगाया जाता था और तेल लगाने के से वो बच्चा रोने लगता और बाद में उसके जो साथी थे हम उम्र साथी थे वो दरवाजे पर आ जाते और उनको लेकर के वो खेलने में मशगूल हो जाता था। यहाँ नज़र ना लगे इस प्रकार की जो ग्रामीण परंपरा में जो पद्धतियाँ पहले ही विकसित हो चुकी थी उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ ग्राम्य जीवन को सफल बताते हुए लेखक ने बताया है कि उसकी जो माँ है उसे काजल की बिंदी लगाती, उसकी चोटी गूंथती और फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी उसको पहनाती थी और कन्हैया कहकर बाबूजी की गोद में सिसकते हुए बालक बाहर चला जाता था। तो यहाँ नाभि में और लिलार में काजल की बिंदी उस माँ के द्वारा नज़र नहीं लगे इस बाबत वो लगाई जाती थी। अब यहाँ विद्यार्थियों लेखक ने आगे बढ़ते हुए और हम उम्रों के साथ में जो उसके साथी बच्चे थे उनके साथ में वो क्या क्या कार्यकलाप करता है ऐसी चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो वो कैसे कैसे खेल थे उस आज से लगभग 120 वर्ष पहले के ये चित्रण इसमें किया गया है। तो किस प्रकार से ग्राम्य संस्कृति की जो चीज़ें हैं उससे तुलना की गई कि आज की जो भौतिकवादी जो स्थितियां हैं आधुनिक जीवन में किस प्रकार से खेल हैं। यहाँ पर प्रश्न के द्वारा भी आपको यहाँ पर सूचित किया गया है कि पहले की जो ग्राम्य संस्कृति है उसमें बच्चों के खेल कैसे होते थे और आज किस प्रकार से वो खेल अपना रूप बदल चुके हैं। तो यहाँ विवरण भी मिलता है। तो यहाँ बच्चे के द्वारा लेखक के द्वारा अपने हमजोलियों के साथ में जो खेल खेले जाते थे विद्यार्थियों
उनका वहाँ पर चित्रण किया गया है। उसमें बताया गया है कि चबूतरे के एक कोने पर नाटक का निर्माण किया जाता, अर्थात तमाशा करने का कार्य किया जाता, और पिताजी को नहाने की चौकी पर पिताजी जिस चौकी पर बैठ कर के नहाते थे उस चौकी पर रंगमंच तैयार किया जाता। सरकंडों के खम्भों से, सरकंडे होते थे उसके खम्भों से कागज़ का छोटा शामियाना बनाया जाता, और उसके बाद में मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। और वहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के जो खेल थे, वहाँ ढेलों के लड्डू बनाए जाते, पत्तों की पूड़ियाँ कचौरियाँ बनाई जाती, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती, जस्ते के छोटे टुकड़ों के वहाँ पैसे। सभी वहाँ देखा जाता कि जो सभी साथी हैं वही तो खरीदार हैं और वही दुकानदार हैं। यहाँ इन सभी चीज़ों को विद्यार्थियों जो लेखक के पिताजी हैं वो छुप छुप करके उनके इस तमाशे को, इस नाटक को वो देखा करते थे और बहुत हंसते थे। जैसे ही बच्चों को पता चल जाता कि लेखक के पिताजी इस चीज़ को देख रहे हैं तो वो बहुत हंसते हुए भाग जाते थे। यहाँ और भी अन्य कार्यों में आता है कि जैसे घरौंदे बनाते, तिनकों का छप्पर बनाते, धूल की मेड़ की दीवार बनाई जाती, दातुन के खंभे, जो दातुन की जाती है उनके खंभे बनाए जाते, दिया सलाई की जो पेटियां हैं उनके किवाड़ बनाए जाते, बालू की चीनी से जलेबियां बनाई जाती, यानी कि जोनार दी जाती। पिताजी भी खेल में उस समय शामिल हो जाते थे। वहाँ आगे चल कर के बारात का जुलूस निकाला जाता। अब यहाँ जुलूस निकालने के बाद में बारात से संबंधित एक शब्द आया है विद्यार्थियों की, जो शहनाई बनाई जाती थी, जो मंगल कारक जो वाद्यंत्र है, शहनाई बनाने का जो कार्य है वो अमोला यानी कि आम का उगता हुआ जो पौधा है उसको घिस करके क्या बनाई जाती थी, शहनाई बनाई जाती। अब यहाँ कनस्तर का तंबूरा बनाया जाता। कनस्तर होता है विद्यार्थियों, टीन का जो पीपा होता है उसे कनस्तर कहते हैं, उसका तंबूरा बनाया जाता वाद्य यंत्र के रूप में। और जो टूटी हुई जो चूहेदानी है उसको लेकर के पालकी बनाई जाती और समधी बनकर बकरे पर चढ़ा जाता उन बालकों के द्वारा। अब बाद में उसके बाद में खेती में सिंचाई करने का खेल उनके द्वारा खेला जाता था। वो सिंचाई करते वक्त ऐसा गीत भी गाते थे साथ साथ, ऊंच नीच में बई कियारी जो अपनी सो भई हमारी। तो यहाँ और भी आगे चलते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ पालकी किसी की शादी होकर के आ रही थी और नवविवाहिता जो वधू है वो आ रही थी, उसको देख करके और बच्चे जो दूल्हा बना हुआ था वहाँ पर, वास्तविक जो दूल्हा था वहाँ उसको गुजर रहा था, वहीं पर उन बच्चों की टोली भी थी। तो उस दूल्हे को देख करके वो जो वर था वो बूढ़े रूप में था, अर्थात वो बुढ़ापे में था, उसकी लेट विवाह हुआ था। तो उसको देख करके वो चिल्लाने लगे और उसको गाली देने लगे और उसको तो बूढ़े वर ने क्या किया कि उन बच्चों को ढेलों के द्वारा ढकेला गया और ढेले फेंक करके, पत्थर फेंक करके उनको मारा गया। बूढ़ा वर उसे क्या कहा गया, उन बच्चों के द्वारा खटूस खब्बीस की सूरत वाला और घोड़ मुँह वाला यहाँ पर कहा गया। तो खटूस खब्बीस जो शब्द है विद्यार्थियों यहाँ पर उस ग्रामीण अंचल से लिया गया शब्द है, क्योंकि ये बिहार राज्य का, बिहार प्रांत का एक गांव है, वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। खटूस खब्बीस यहाँ पर लूटमार करने वाला जो प्राणी है उसको कहा गया है। तो उस वर को देख करके, बूढ़े वर को देख करके इस प्रकार से जो चिल्लाने का काम है, बच्चों के जो खेल का काम है वहाँ पर किया जा रहा था। इससे आगे विद्यार्थियों जो लेखक है वो वर्णन करता है आम के बगीचे में वो किस प्रकार से सभी बालक मिलकर के जो शरारत करते हैं। हुआ यूँ कि आंधी से टूटे हुए आम, आंधी आ गई है और आंधी के कारण आम टूट गए हैं। वहाँ एक विशेष नस्ल का एक आम होता था, वो गोपी आम कहता था, उनको बीनने का कार्य सभी मित्र मंडली करती है। उसके बाद में मूसलाधार बारिश होती है और बच्चे पेड़ों की जड़ों से धड़ से चिपट जाते हैं। जैसे कुत्ते के कान से अठई शब्द आया विद्यार्थियों, अठई का अर्थ होता है छोटे कीड़े जो कुत्तों से, पशुओं से चिपटे रहते हैं। तो इसी प्रकार से वो चिपट जाते थे और बारिश बंद होते ही बाग में सांप बिच्छू निकलने शुरू हो जाते हैं। सांप और बिच्छुओं का आतंक हो जाता है, सभी बच्चे डर कर के भाग जाते हैं। उनमें एक विद्यार्थियों ये नाम आया है, उनके मध्य में एक लड़का था, उनका साथी था, उसका नाम था बैजू। वो बड़ा ढीठ लड़का है और मूसन तिवारी जो थे गांव के ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसको चिढ़ाने लगता, उनको कम दिखाई देता था और उनको चिढ़ा करके और सभी ढीठ लड़के जो कि यहाँ पर बैजू के रूप में आया है वो चिढ़ाता है। बाद में सभी लड़के उनको चिढ़ाने का कार्य करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं।
मूसन तिवारी सीधे उनकी शिकायत लेकर के पाठशाला में पहुंच जाते हैं और बैजू और लेखक को पकड़ने के लिए 4 लड़के गुरुजी के द्वारा विद्यालय से भेजे जाते हैं। लेखक पकड़ा गया, गुरुजी द्वारा खूब उसका खोज खबर ली गई, खूब खबर ली गई, उसको पिटाई की गई। बाबूजी जब ये सुना बाबूजी ने, उसके पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने, तो स्कूल गए, उसको लेकर के आए हैं, गोद में उठाकर पुचकार कर गुरुजी से प्रार्थना करके उसको घर लेकर के चल दिए। विद्यार्थियों, एक वर्णन और आया वहाँ पर कि बच्चे मकई के खेत में जाते हैं और यहाँ मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, हम उसमें जल्दबाजी में ऐसा केवल अपनी जो सूक्ष्म बुद्धि है उसको काम में ले लेते हैं और जो प्रश्न जिस रूप में पाठ में कोई शब्द आया है वह क्या है उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी गलती उस समय हो जाती है कि चिड़िया है जो चरने का काम नहीं करती, जो पशु ही होगा। तो यहाँ डायरेक्ट जो शब्द दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उस पर ध्यान दें, उसी के अनुसार आपको उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो मकई के खेत में चले जाते हैं, वहाँ पर चिड़ियों का जो झुंड है वो चल रहा था, यानी कि उस पर दानों पर, वो मकई के दानों पर वो चिड़िया उड़ रही थी और दौड़ दौड़ कर चिड़िया को पकड़ने का प्रयास उन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है और गाते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। तो ये इस प्रकार से उनकी जो नाटकीयता है, बच्चों की स्वाभाविक स्थिति है, खेल खेलने के जो ग्राम्य स्तर पर जो तरीके हैं उनको वहाँ पर लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे विद्यार्थियों, एक और गुस्ताखी की गई है एक खेल खेलने के माध्यम से। उन बच्चों के जो स्वाभाविक खेल है उनके अंतर्गत आता है कि लेखक और उनका जो मित्र मंडली है वो चूहों के बिलों में पानी उलीचने का काम करती है। जो बरसात के दिनों में जो चूहों के बिल थे वो भर गए थे, उनमें से पानी निकालने का कार्य वो करने लगते हैं। अचानक से उन्हें देखते हैं कि वहाँ से चूहा तो नहीं निकला, एक बड़ा सा सर्प वहाँ से होकर के निकलता है। तो वहाँ से जो बच्चे हैं वो भाग खड़े होते हैं, किसी का सिर फूटा है, किसी के हाथ पैर में लगी है। तो इस प्रकार से वो डरते डरते और अपने घर पहुँच जाते हैं जैसे तैसे। तो यहाँ पिताजी लेखक को बैठे हुए घर मिलते हैं, लेकिन जो बच्चा है उनकी नहीं सुनते हुए पिताजी आवाज़ लगाते रह जाते हैं। लेकिन जा कर के वो बालक है, लेखक है, वो माता की गोद में जा कर के छुप जाता है। वो सबसे महफूज सुरक्षित जगह वो अपने माता की गोद को मानता है। तो यहाँ विद्यार्थियों आगे बताया गया है कि किस प्रकार से माता की गोद सर्वोपरि है और बालक वहाँ पर सबसे सुरक्षित जो स्थिति है उसको महसूस करता है। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको पहले हम देख लेते हैं। 10-20 प्रश्न हैं, 10-20 शब्द हैं जिनको बार बार में उनका जो अर्थ है वो आता है। इसके बाद में विद्यार्थियों इस पाठ की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होता है हो सकते हैं 5-7, उन पर हम चर्चा करेंगे और उनके जो मुख्य अंश हैं उस पाठ के उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन 8-10 जो शब्द हैं जो प्रमुख रूप से ग्रामीण शब्दावली से आए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें अंचल का अर्थ होता है गोद। त्रिपुंड होता है विद्यार्थियों की ऐसा तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी रेखाएं या अर्धचंद्र की रेखाएं बनाई जाती हैं। उतान आया है विद्यार्थियों, उतान लेट जाते थे उसके पिताजी, यानी कि पीठ के बल लेटना। गोरस है गाय का दूध। कड़वा तेल सरसों के तेल को कहा गया है। ठीकरा कहा गया है मिट्टी के टुकड़े को। जोनार कहा गया है दावत या भोज को। अमोला कहा गया है आम का उगता हुआ पौधा। ओहार कहा गया है विद्यार्थियों पर्दे के लिए डाला गया कपड़ा है। बोधकर कहा गया है पूरी तरह से भिगोकर। चंदुआ कहा गया है विद्यार्थियों तंबू को या मंडप को। कसोरा कहा गया है विद्यार्थियों मिट्टी का जो बना कटोरा है उसको कसोरा कहा गया है। ओसाना कहा गया है अनाज को हवा में उड़ाकर दाने को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय की जाती है। जब भूसा जो होता है वो अनाज उससे अलग जब किया जाता है तो उसको हवा इस प्रकार से उड़ाया जाता है ताकि जो सारहीन है जो भूसे के रूप में है वो अनाज से अलग हो सके। रहरी कहा गया यहाँ पर विद्यार्थियों अरहर को। खसूट खब्बीस यहाँ पर लूटने वाला जो नापाक प्राणी है उसको कहा गया है। चिरौरी कहा गया है दीनता पूर्वक की गई प्रार्थना को चिरौरी कहते हैं। विद्यार्थियों कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। बच्चे का पिताजी के साथ अधिक जुड़ाव होने पर भी विपदा में या विपत्ति में माँ की शरण लेने का कारण क्या है, यानी कि जो बच्चा है वहाँ माता की वो शरण क्यों लेता है। तो उसका कारण यहाँ पर लेखक ने बताया विद्यार्थियों कि माता से बच्चे का रिश्ता होता है वो ममता पर आधारित होता है, जबकि पिताजी से रिश्ता है वो स्नेह पर यानी कि प्रेम पर आधारित होता है। माता के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। माता के आंचल में क्या मिलती है? शांति मिलती है। यही कारण है विद्यार्थी।
अब यहाँ पर बताया गया है कि भोलानाथ की जो खेल है वो आज के खेलों से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों को, भोलानाथ की जो खेल है वो तत्कालीन परंपरागत दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे। वो खेल सामग्री है जो खेल में उपलब्ध जो दीप हैं, माचिस की तीली है, टूटी हुई वस्तुएं हैं, रस्सी है आदि से वो तैयार हो जाती थी। घरौंदा बनाना, दुकान सजाना, बारात का खेल आदि खेल खेले जाते थे। लेकिन आज के जो खेल हैं वर्तमान काल के, वो क्रिकेट का जो सामान है, किचन सेट है, वीडियो गेम है, कंप्यूटर जो गेम हैं, इन पर वो विद्यार्थी आज के जो बालक हैं वो आश्रित रहते हैं। पाठ में दिल को छू जाने वाले जो वर्णन हैं, प्रसंग हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब चूहों की जगह जो बिल से सांप निकला था, वो भी एक मार्मिक प्रसंग के रूप में दिल को छू जाने वाला प्रसंग कहा जा सकता है। दूसरे रूप में आता है कि बच्चों की जो भोज हैं, शादी, खेती करने का जो खेल है, वो भी प्रेरक प्रसंग यानी कि मन को छू जाने वाले हैं। बच्चे के पिता जो द्वारा बच्चा बनकर उनके साथ शामिल हो जाना, ये भी एक रोचक प्रसंग के रूप में आता है। 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति जो वर्तमान संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है, इस प्रकार पूछा गया है। तो वहाँ विद्यार्थियों बताया गया है कि पहले के ज़माने में ट्रैक्टर की जगह क्या हुआ करते थे, बैल होते थे। अब जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उसकी जगह पर बैल यानी कि पशुओं के आधार पर खेतों की जुताई बुवाई की जाती थी। तो बैलों की जगह पर अब ट्रैक्टर आ गए हैं, बैलगाड़ियों की जगह ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, बैलों से सिंचाई की जगह अब ट्यूबवेल हो गए हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर व्यक्ति के सब जो भेद हैं, आपस में भेद हैं, वो पनप गए हैं। ग्राम्य संस्कृति पर शहरी संस्कृति की छाप पड़ गई है। विद्यार्थियों, पाठ की शीर्षक की जो उपयुक्तता है किस प्रकार से प्रमाणित होती है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो उसके बारे में आप कह सकेंगे कि माता का जो अंचल है उसकी सार्थकता को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार से बच्चा चाहे जितना भी पिता के साथ समय बिता ले, लेकिन भरपेट खाना तो वो माँ के साथ ही खा पाता है। और अन्य शीर्षक विद्यार्थियों, इसके सुनहरा जो बचपन है, शैशव की मधुर स्मृतियाँ, इस प्रकार से अन्य शीर्षक भी इसके हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, मृदंग कब बजती है? जो पहले रूप में ही पहली 2 पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि मृदंग कब बजती है, जब लड़कों का संग हो। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? तो यहाँ चिड़ियों का झुंड था। मिठाई की दुकान किसका चंदुआ बनाकर तानी जाती थी? तो ये कागज़ का चंदुआ बनाकर तानी। घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? धूल की मेड़ से दीवार बनाई जाती है। बच्चे कौन से मेले में जाते थे? तो विद्यार्थियों, ददरी का मेला यहाँ पर स्थान आया है। ददरी यानी कि बलिया का एक पशु मेला है, वहाँ पर वो जाते हैं। लेखक ने बूढ़े वर्ग को क्या कहकर के पुकारा था? खसूट खब्बीस कह करके, लूटमार करने वाला जो व्यक्ति उसको कह करके पुकारा। लेखक के साथियों में सबसे ठीठ साथी कौन था? वो बैजू था। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसे चढ़ाया जाता था? तो मूसन तिवारी को चढ़ाया जाता था। यहाँ विद्यार्थियों एक पंक्ति भी आई है, उसका भावार्थ भी समझने का प्रयास करते हैं कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। कहने का तात्पर्य है कि लड़के कई बार विद्यार्थियों ऐसे खेल खेलते हैं जिसके कारण ही उन खेलों से कारण ही पक्षियों और जानवरों को कष्ट पहुंचता है। उसी प्रकार से बंदर भी अकस्मात किसी का भी सामान उठाकर पटक देते हैं। विद्यार्थी प्रश्न आता है कि मूसन तिवारी कौन था? इसका उत्तर है कि गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे कम दिखाई देता था। बैजू ने उसे कहकर के चिढ़ाया कि बेईमान मांगे करेला का चोखा। बैजू के साथ सभी बच्चों ने उसके साथ इसी प्रकार से चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी द्वारा स्कूल में शिकायत उसकी कर दी गई थी। विद्यार्थियों, पाठ के अंदर जो निहित संदेश है वो किस प्रकार से कि एक बच्चे के लालन पालन में माता पिता दोनों का बराबर योगदान रहता है। बच्चों को माँ के आंचल में ही शांति और सुकून मिलता है। तो विद्यार्थियों, ये जो अभी पंक्ति आई थी कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, इसका भावार्थ क्या है? ये कहावत है विद्यार्थियों, ये आपकी आसक्ति है उसमें। तो यहाँ इसके रूप में कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है और शायद अपने जीवन की ज़रूरतें और इच्छाओं से वो परे हो चुका है, फिर भी वह कुछ ऐसा मांगता है जो कड़वा और अप्रिय हो। तो यहाँ विद्यार्थियों, ये आपको पाठ का जो सारांश था, प्रश्नोत्तरों पर जो चर्चा की गई थी, आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के इस पाठ को आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।